अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी पर बिलावल भुट्टो 48 घंटों के बाद आज मीडिया पर आए और ये कहा कि मैं मरियम नवाज और कैप्टन सफदर के साथ जो वाक़या पेश आया है इस पर शर्मिंदा हूँ और किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। सुबह सवेरे उनके होटल में उन्हें हिरासा करना ये इंतहाई शर्मनाक है। उनको हिरासा करके गिरफ्तार करना सिंध की आवाम की तौहीन है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस वाक़े पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI जनरल फैज़ हमीद से तहकीकात करने का, इस सारे मामले को इन्वेस्टिगेट करने का मुतालिबा किया। पुलिस एक पर एक या इस्तीफा या छुट्टी पे जा रहे हैं, इनका इज्जत का सवाल बन गया है। हम नहीं चाहते हैं कि सियासी इंटरफेरेंस हो, मगर इसका ये नहीं मतलब कि कहीं और से हम इंटरफेरेंस बर्दाश्त करेंगे। आपका HSO से लेके SP तक, SP से लेके DIGs तक सब सवाल यही कर रहे थे। कौन थे वो दो लोग जो IG के घर में गए और IG को कहां लेके गया था? सुबह 4 बजे। चीफ मिनिस्टर साहब का अपना इन्वेस्टिगेशन का ऐलान तो हुआ है, लेकिन मैं मुतालबा करता हूं DGISI से, जनरल बाजवा से, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, अपना इदारे के आप इन्वेस्टिगेशन करो। वो किस तरीके से इस सूबे में अपना काम कर रहे हैं। फिर बिलावल भुट्टो के इस मुतालिबे के बाद ISPR की जानिब से ये खबर सामने आई कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कराची वाक़े का नोटिस लेते हुए कोर कमांडर कराची को फौरी तौर पर हक़ाइक़ का तयन करने के लिए इंक्वायरी रिपोर्ट जल्द अज जल्द पेश करने की हिदायत की है। जबकि इसके साथ साथ कैप्टन रिटायर्ड सफदर पर मुकदमे और गिरफ्तारी के लिए पुलिस हुक्काम पर दबाव के मामले पर सिंध पुलिस के आला अफसरान ने छुट्टियों पर जाने की दरख्वास्त दे दी है। एक बहरान सी की कैफियत पैदा हो गई है। सिंध पुलिस के आला अफसरान की जानिब से इंस्पेक्टर जनरल सिंध पुलिस को लिखी गई एक जैसी लेकिन अलग-अलग दरखास्तों में कहा गया है कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ हालिया मुकदमे के इंदराज के मामले में काम में बेजा मुदाखलत हुई और पुलिस को सुबकी का सामना करना पड़ा, जिससे पुलिस अफसरान और मुलाजमीन दिल बर्दाश्ता और अफसुर्दा हुए हैं। दबाव के इस माहौल में पेशा वाराना फ़राइज़ की अंजामदेही मुश्किल है और इस दबाव से निकलने के लिए छुट्टी दरकार है। सिंध के आला अफसरान की जानिब से छुट्टियों पर जाने की दरख्वास्त पर रद्द-ए-अमल देते हुए साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने ट्वीट किया और ये कहा कि जो कराची में हुआ वो हमारे बयानिए रियासत के ऊपर रियासत का खुला सबूत है। आपने मुंतखब सूबाई हुकूमत के इख्तियारात का मजाक उड़ाया है, 4 दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया है, सीनियर तरीन पुलिस अफसरान को अगवा करके ज़बरदस्ती ऑर्डर लिए, पाक फौज को बदनाम किया, जबकि एडिशनल IG पुलिस का ये खत आइन से आपकी बगावत का सबूत है। मरियम नवाज ने भी इस मामले पर रद्द-ए-अमल देते हुए ट्वीट किया कि मैं सिंध पुलिस को सलाम पेश करती हूँ। शहरियों को खौफ की जंजीरों को तोड़ते हुए आइन की बालादस्ती के लिए खड़ा होना और इन हुकूक का मुतालबा करता हुआ देख कर खुशी हो रही है जो इन्हें कभी नहीं मिले। मरियम नवाज ने यह भी कहा कि साजिश और साजिशी बुरी तरीके से बेनकाब हो चुकी है और पाकिस्तान बदल चुका है। जबकि नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने IG सिंध के बारे में क्या कहा, जरा सुनिए। सूबे के आला तरीन पुलिस अफसर को उठाकर ले जाए, वहाँ पर आप कौन सा इंसाफ की तवक्को रखते हैं? कल कैप्टन सफदर साहब को तो जमानत मिल गई, लेकिन IG पुलिस को जमानत कौन देगा? कौन सी अदालत सुनेगी? क्या वो अदालत में जाने के काबिल भी है या नहीं है? दूसरी तरफ कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के मामले पर वज़ीर आला सिंध को वाज़े ये करना चाहिए था कि ये सारा मामला क्या है और कैसे हुआ, लेकिन वज़ीर आला सिंध ने इस मामले पर सिर्फ तहकीकाती कमेटी का बनाने का ऐलान किया और जान छुड़वा ली। सहाफ़ी सवाल करते रह गए, लेकिन उन्होंने IG सिंध के अगवा के मामले पर जो बात बिलावल ने की उस मामले पर कोई बात नहीं की। मुराद अली साहब ने, ज़रा सुनिए। इस पे मुझे खदशात हैं, जिस तरीके से अरेस्ट हुआ है, जिस तरीके से वो रात को फाइनली एफआईआर कटी और पुलिस जब अपना ये सब कर रही थी, कई और बातें सामने आई हैं जो कि तशवीशनाक है काफी। इन तशवीशनाक बातों के लिए वो हक़ाइक़ सामने लाने के लिए एक प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर इंक्वायरी वाले मुझे बुलाएंगे तो मैं भी जाऊंगा और जो मुझे पता है मैं बताऊंगा कि हम एक मिनिस्ट्रियल कमेटी बना रहे हैं इसकी इंक्वायरी के लिए। 3 से 5 मिनिस्टर्स हम इस कमेटी में डालेंगे। और वज़ीर आला सिंध ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर पुलिस पर दबाव डालने का इल्ज़ाम भी लगाया। एक इनके MP साहब दरखास्त देते हैं पुलिस को, फिर एक और MP आ जाते हैं और वो दूसरा MP भी एक दरखास्त देता है, फिर कायदे-ए-आज़म वज़ारत का जो बोर्ड है
उसका एक शख्स आता है, वो थाने में आकर दरखास्त देता है। एमपीएस के साथ पुलिस के ऊपर वहां दबाव डालने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस प्रेशर में नहीं आई, इसलिए पुलिस गलत काम नहीं करेगी। इसमें सारे इन्वॉल्वमेंट, नाम नहीं लूंगा किसी का भी, एक वफाकी वजीर भी अल्टीमेटम दे रहे थे कि देखता हूं कैसे एफआईआर दर्ज नहीं होती। बौखलाहट उनकी आया थी कि एक शख्स से दरखास्त दिलवाई, जाहिर हो गया कि झूठा केस बनाया। जबकि मुराद अली शाह भी ये समझते हैं कि मज़ार कायद पर नारेबाजी जो की गई है नामुनासिब थी। एक तरफ सिंध हुकूमत कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी पर एहतजाज करती हुई नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ लाहौर में मरियम नवाज और लीगी रहनुमाओं के खिलाफ एक और मुकदमा कायम किया गया, जिसमें शहरियों के लिए तकलीफ का बायस बनने, सड़कों को ब्लॉक करने, गैर ज़रूरी तौर पर लाउड स्पीकर और माइक्रोफोन का इस्तेमाल करने और सिक्योरिटी और कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने का इल्ज़ाम लगाया गया है। सवाल यह है कि क्या आर्मी चीफ के नोटिस लेने से अब जो मामले की हकीकत है अब ये सामने आ सकेगी, जो एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी की जा रही है। सवाल ये है कि क्या सिंध पुलिस के अफसरान का जो मोराल है, जो कहा जा रहा है कि हमें रिडिक्यूल किया गया है, क्या उनका मोराल बुलंद हो सकेगा। सवाल ये भी अहम है कि आखिर इस वाक़े का फ़ायदा किसको हुआ। इस पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है वफाकी वज़ीर बराए बहरीन अमूर अली ज़ैदी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली ज़ैदी साहब आपका। अली ज़ैदी साहब, ये क्या हो रहा है सियासत में? सिंध पुलिस के अफसरान छुट्टी पर चले गए हैं, रिडिक्यूल कह रहे हैं हमें किया गया है, हमें डीमोरलाइज किया गया है। मुराद अली शाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, वो कह रहे थे एक वज़ीर जो है ना वो वफाकी वज़ीर अल्टीमेटम देता रहा, आप ना पर्चा दर्ज करें तो मैं देखूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। मुद्दा तो आज भी आप लोगों पर ही डालने की कोशिश की जा रही है, आपका नाम लिए बगैर आप पर इल्ज़ाम लगाया गया। ये क्या हो रहा है हमारी सियासत में? शाजिया, पहली बात तो ये है कि नाम लेने की ज़रूरत नहीं। मैंने तो ट्वीट किया था कि अगर ये जो हुल्लड़बाजी हुई थी मज़ार कायद पे, उस पर अगर एक्शन ना लिया गया और IG साहब ने, जो हमारे इतने सारे MPs वहाँ थाने में खड़े थे, अगर एक्शन नहीं FIR की, तो मेरे पास एक कानूनी इख्तियार है प्रिविलेज मोशन का एज एन मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली। उसके बाद अच्छा देखें, उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जलसा करें, जुलूस करें, जो मर्जी करें, गालियाँ दें, झूठ बोलें, करप्शन बचाएं, वो अपनी पॉलिटिकली जो मर्जी करते रहें, लेकिन मज़ार कायद के ऊपर जाके इस तरह का ड्रामा अनएक्सेप्टेबल। कोई भी हो एज ए पाकिस्तानी, जो पाकिस्तान में रहे, बाहर रहे, सारा लोग, इट वाज अनएक्सेप्टेबल। PTI के लोगों ने क्या किया? मैं आपको देखें, मेरी बात सुने, किसी ने जंप मार के अंदर वो फेंस को क्रॉस करके और अंदर ये नहीं किया। वो मरियम और सारे के सारे सफदर सब अंदर पहुंचे हुए थे। ये बिल्कुल ही कोई अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर था। अच्छा जी, अगर मैं चले FIR नहीं काटते और प्रिविलेज मोशन में करता, वो आके एक्सप्लेन कर देते, हो सकता है, लेकिन उन्होंने FIR काटी। सिंध गवर्नमेंट या सिंध पुलिस मेरे अंडर तो नहीं है ना। मैं एक कराची का शहरी हूँ और वहाँ से इलेक्टेड MLA, उसके नाते मैंने किया। उसके बाद जब FIR कट गई तो मैंने अप्रिशिएट भी किया कि सुबह 5:30 बजे कटी। मैं आके जहाज़ में इस्लामाबाद आ रहा था, जब मैं 9 बजे लैंड किया, पता चला कि वो अरेस्ट हो गए। जरूर मैंने कहा था जब आपने FIR काटी है तो आप मेक श्योर करें कि ये सिंध छोड़ के ना जाए, कानूनी कार्रवाई पूरी करें। जिनको प्रेशराइज IG किसके मातहत है? IG सिंध के अंदर CM सिंध के मातहत है फेडरल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई। फेडरल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई का मतलब नहीं, लेकिन वो काम तो सिंध हुकूमत के लिए कर रहा है। अच्छा, मुझे बताएं, जो आज सिंध पुलिस की अपनी ट्वीट है कि जो भी हमने किया कैप्टन सफदर की अरेस्ट वो कानून के मुताबिक किया और कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। अरेस्ट हुए, बेल हो गई, एंड ऑफ स्टोरी। अब ये इतना ड्रामा जो उसके बाद किया है इन्होंने, ये मुझे समझ में नहीं आ रही कि IG साहब नहीं है, मामला संजीदा हो गया है, रियासती इदारों तक बात पहुंच गई है। आर्मी चीफ साहब ने कराची कोर कमांडर से कहा है कि इन्वेस्टिगेट करें और रिपोर्ट पेश करें। ये कोई अब ड्रामा नहीं रह गया, मामला संजीदा हो गया है। तो आपको नहीं लगता है कि वफाक को अपने टाइम इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था? IG का मामला था। अब तो बिल्कुल ही सिंपल हो गया ना। जब अगर आर्मी चीफ ने कह दिया कि वो इन्वेस्टिगेट कर लें कि जो इल्जाम लगा रहे हैं सच से गलत है, लेट्स वेट फॉर द इन्वेस्टिगेशन, इट्स ओवर। मतलब कोई बड़ी बात ही नहीं, एंड ऑफ स्टोरी। अच्छा, मुझे एक और बात बताएं, ये चाह रहे हैं कि केओस क्रिएट करे इस मुल्क में। ये जो PDC है, ये जो PDC है, ये PDM कहते हैं, मैं PDC कहता हूँ बिकॉज
नहीं, पीडीसी सर्कस जो है, सी फॉर सर्कस। ये तो सर्कस ये मचाना चाह रहे हैं मुल्क के अंदर तबाही। बाहर बैठ के वो नवाज शरीफ कन्विक्टेड आदमी भागा हुआ मुल्क से, वहां से बैठ के उल्टी सीधी बातें कर रहा है, पूरी पाक फौज के खिलाफ बातें कर रहा है, चीफ के खिलाफ बातें कर रहा है। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? कोई अपने घर आए मेहमान के साथ भी इस तरह का रवैया करता है। अपना काम कर रहे हैं, उनको अपना काम करने दें। वो जब आते हैं हमारे पास उस वक्त आते हैं जब प्राइम मिनिस्टर साहब किसी चीज के लिए या गवर्नमेंट उनको किसी चीज के लिए हेल्प मांगती है, वो आके हेल्प करते हैं। वो तो कोई पॉलिटिक्स में उनका लेना देना नहीं है। ये क्या फजूल की बातें, वहां से बैठ के उल्टी सीधी बातें। हमारे घर कोई मेहमान आए, अब उसके साथ इस तरह का रवैया तो नहीं करेंगे ना। क्यों सिंध हुकूमत करेगी अपने घर आए मेहमानों के साथ? क्यों गिरफ्तार करवाएगी? वाह 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 वाह, बड़े मजे की। आपके घर में मेहमान आए और वो तोड़ फोड़ करना शुरू कर दें आपके घर में, आप क्या करेंगे कि जी मेहमान तोड़ने दो, कानून तोड़ने दो? किसने किया? क्या बात हुई भाई? आप आए खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो गलत काम हुआ, खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि सिंध पुलिस ने लॉ के मुताबिक कार्रवाई की, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? जब मुराद अली शाह सीएम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वो प्रॉब्लम क्या है? उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उनकी सारी खुद तजाद था, कंफ्यूजन था। नहीं जी, वो ठीक भी कर रहे हैं और जो हुआ वो गलत हुआ और सिंध पुलिस ने अकॉर्डिंग टू लॉ एक्ट किया, लेकिन गलत किया। क्या मतलब है इस बात का भाई? अकॉर्डिंग टू लॉ एक्ट किया, मत गलत किया। जिसकी मुद्दत में एफआईआर दर्ज हुई वो कौन है? मैं आपको शादी एक मिनट। अच्छा जी, जिसकी मुद्दत मैं नहीं जानता। कायदे आज़म मज़ार के बोर्ड ने भी एक वहां पे एप्लीकेशन एफआईआर की दी हुई है। हमारे राजा अजहर एमपी है, उन्होंने भी दी हुई है। अब मुझे नहीं पता कि किसने किया। अगर वो गलत आदमी है उसको उठा के बंद कर दे, मैं तो नहीं खड़ा हूंगा उसके लिए। लॉ नीड्स टू टेक इट्स कोर्स। हर चीज में कानून को अपना कोर्स लेना है, इर्रिस्पेक्टिव कि वो कौन इंसान है। मुझे बताएं कि ये जो स्टेट अबव स्टेट का ये कहानी रचाई है, आपको ये नहीं पता कि ओमनी ग्रुप में 2-2 बजे 1-1 बजे सारे आईजी सारे खड़े होते, अनवर मजीद के सामने खड़े होते थे? वो कौन सा स्टेट अबव स्टेट था? आपको नहीं देखते कि जेआईटीज में क्या क्या लिखा हुआ है उज़ैर की और ये ओमनी ग्रुप की, कि किस तरह ये स्टेट, ये किस तरह सूबा चलाया है इन्होंने? असल में प्रॉब्लम शाजिया बड़ा सिंपल है। प्रॉब्लम ये है कि ये ब्लू ब्लडेड अपने आप को समझते हैं, अपने आप को अबव द लॉ समझते हैं। थोड़ा सा लॉ जब अपने मसल फ्लेक्स करता है, इनको आदत ही नहीं है, फिर इनकी चीखें निकल जाती हैं, फिर इस तरह की फजूल किस्म की नॉनसेंस बातें। कत्ल की धमकी की जो एफआईआर जो काटी गई, इसका आपको इल्म था जब आप बात कर रहे थे कि एफआईआर क्यों नहीं काट रहे? और जब बिल्कुल इल्म नहीं था मुझे अभी तक पता है एफआईआर के कि कत्ल की धमकी किसने उनको दी थी, मुझे नहीं पता। नहीं तो वो हलीम आदिल शेख साहब और अगर कत्ल की धमकी की एफआईआर है, सुन ले, अगर कत्ल की धमकी की एफआईआर है और अगर झूठी एफआईआर है तो जिसने काटी है उसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। मैं बड़ा क्लियर हूं। मेरी नजर में मज़ार कायद के अंदर जाके ये हुल्लड़बाजी इज अनएक्सेप्टेबल, इर्रिस्पेक्टिव कि मैं वजीर हूं कि नहीं हूं, मैं एज अ पाकिस्तानी, इट इज अनएक्सेप्टेबल। कोई भी बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकता। उसके खिलाफ एफआईआर मैंने कहा था जरूर काटें, जिसने किया बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नहीं। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, पुलिस का रवैया ठीक था? दरवाजे तोड़े, बाहर भी तो उन्होंने निकलना था ना, कोई नाश्ते के लिए निकलना था बाहर, कोई उनका और भी प्रोग्राम्स थे उस दिन, बाहर निकलना था। ये रवैया ठीक था पुलिस का? इतनी क्या उतावली हो गई थी पुलिस? मुझे जरा ये बताइए कि जो ये पुलिस है ये किसके कंट्रोल में है? ये किसको रिपोर्टिंग लाइन क्या है इसकी? फेडरल गवर्नमेंट तो नहीं है। पुलिस इज रिपोर्टेड टू रिपोर्ट, सिंध गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर रही है। लेकिन कहानी बदल जाती है ना जब सामने आता है कि आईजी को जो है ना वो प्रेशराइज किया जाता है। आज बिलावल ने यही तो आर्मी चीफ साहब से जो है ना मुतालबा किया है कि कौन दबाव में ला रहा था, कौन सुबह उनको 4 बजे आके घर से लेकर गया। अब इसी चीज को तो इन्वेस्टिगेट करना है। जब आईजी सिंध पर इतना प्रेशर डालेंगे तो उनके नीचे महकमे के लोग क्या करेंगे? फिर दरवाजे ही तोड़ेंगे। आईजी सिंध इतने कमजोर हैं, 20 तो उनके पास गार्ड है, पूरी पुलिस की फोर्स है कि उनको कोई अगवा कर ले रात को। क्या ये, मुझे तो इसकी कोई आपको मंतक, कोई अक्लमंदी की बात करें, क्या बात कर रहे हैं आप? आईजी सिंध 22 ग्रेड का अफसर, पूरे सूबे का आईजी, पूरे सूबे की पुलिस उसके पास, ये कैसे हो सकता है? तो मुझे इसकी कोई समझ में नहीं आ रही। अब एनीवेज इस पे मैं कमेंट ही और नहीं करता क्योंकि अब तो चीफ ने कह दिया कि इंक्वायरी करेंगे। विफाक का एम्प्लॉय है ना, फिर आप लोगों को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए ना इस मामले को। विफाक को अपना रोल प्ले करना चाहिए ना। आईजी अगर हमें लिखेगा तो हम इन्वेस्टिगेट करेंगे ना।
हमें तो लोगों पे इल्जाम लग रहा है, हमें तो जो लिखा है वो ट्वीट है सिंध गवर्नमेंट की, सिंध पुलिस की। इतना बड़ा इल्जाम लग रहा है आप लोगों पे। क्या मतलब है साजिश? कोई चीज छुप के तो नहीं की। आप मुझे ये बताइए कि आपने वो वीडियो देखी है, वो आराम से सफदर साहब नहा धो के सफेद शलवार कमीज लट्ठेका पहन के गाना गाते हुए आराम से पुलिस की गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं। मतलब इसमें आपको किधर नजर आई हथकड़ी? आपको किधर नजर आई हथकड़ी? आपको किधर नजर आया कोई धक्के दे रहा है? हाँ, आराम से जा रहे हैं जी, पता नहीं क्या, वो वोट को इज्जत दो। वो ये तो नोट को इज्जत देने वाले लोग हैं। ये वोट का, ये तो वोट को इज्जत देनी है, अपना कैरेक्टर बनाए अपने। ना जाते तब भी आप लोग इतराज उठाते। मुझे कोई इतराज नहीं है। अरे मुझे क्या इतराज है? वो जो अगर झूठ कोई बोल रहा है उस पर मैं इतराज ना करूं कि हथकड़ी में थे वो, मुझे बताएं हथकड़ी में लेके आया क्या था उनको? हथकड़ी ऐसे आराम से टहलते हुए गए, गाड़ी में बैठ के हवारी टावर से चले गए। हवारी टावर्स के दरवाजे भी बड़े हल्के हैं। मुझे क्यों? अच्छा, अगर सिंध एक्सक्यूज मी, अगर सिंध पुलिस ने कोई 6 बजे 7 बजे जितने बजे भी जाके दरवाजा ये किया, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि वो ठीक है, तो फिर रिस्पॉन्सिबल तो सिंध पुलिस है। मैं क्यों रिस्पॉन्सिबल हूं? अच्छा, सिर्फ कैप्टन सफदर पर तो एफआईआर नहीं हुई ना, मरियम का भी नाम है उसमें, मरियम नवाज का भी नाम है, 200 और लोग हैं जिनके नाम है। सिर्फ एक शख्स को गिरफ्तार करके उसको हीरो बनाया, किसने बनाया, क्या मकसद था? फिर तो उनको भी गिरफ्तार करना चाहिए था ना, जो सब लोग वहां पर थे। तो ये पूरी पॉलिटिक्स, मैं तो एग्री कर रहा हूं, मैं तो इससे एग्री कर रहा हूं। ये तो पॉलिटिक्स ये खेल रहे हैं। कानून सबके लिए, जब जिस मुल्क में बराबर नहीं होगा, इस तरह के ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, रोना धोना करते रहेंगे, आए अल्लाह जी हमारे पे बड़ा जुल्म हो गया। बड़ा कोई जुल्म हुआ है आपके ऊपर? आप मॉडल टाउन के ऊपर खड़े होकर मुंह पे निहत्ते औरतों को, बच्चों को, प्रेग्नेंट औरतों को गोलियां मुंह पे मार रहे थे। वो जुल्म आपको नजर नहीं आया था? उनके साथ तो आप खड़े आज स्टेज के ऊपर अजीब अजीब बातें कर रहे हो। बहुत ही संजीदा सवाल बात है। जिस सूबे के आईजी को प्रेशर कर उस पर डालकर आप जो है ना वो दस्तखत करवा लें, या उन्हें सुबह सुबह घर से उठाकर ले जाएं, या अगवा कर लें, जो सिंध हुकूमत बात कर रही है, एक आम शहरी कहाँ महफूज होगा? मैंने कराया है, नहीं क्या मैंने किया है? शाजिया, फेडरल गवर्नमेंट का इसमें क्या रोल है? मुझे जरा समझाते हैं। हमारी ना पुलिस, ना हमने कोई किसी को उठाया। अब नहीं, सिंध हुकूमत की किसने ये तो अभी इन्वेस्टिगेट होके पता चल जाएगा। हमने तो कुछ भी नहीं किया, इसमें हमारा क्या काम है? प्रिविलेज मोशन मूव करना मेरा राइट है, वो मैंने किया। अगर वो ठीक थे, वो कहते करने दो प्रिविलेज मोशन, मैं जवाब दूंगा मिनिस्टर को, खत्म हो जाती बात। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर अली ज़ैद हमारे साथ थे। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर ससी पिलेजो साहिबा ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ससी पिलेजो साहिबा, पीपल्स पार्टी कल से जो बात कर रही है, आज मुराद अली शाह साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जो आप लोगों का एक मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि वो ये कि शायद सब कुछ जो है ना वो पीटीआई ने किया है, पीटीआई ने साजिश तैयार की है। लेकिन सवाल ये है कि अगर पीटीआई ने सब साजिश तैयार की है तो उस साजिश को कामयाब सिंध पुलिस ने किया है, सिंध पुलिस ने एफआईआर काटी है, सिंध पुलिस ने जो है ना वो गिरफ्तार किया है। फिर सिंध पुलिस खुद ही कहती है कि हम डीमोरलाइज हो गए हैं, हमें रेडिक्यूल किया गया है, उन्होंने आज छुट्टी की दरखास्तें दे दी हैं। तो बात यह है कि सिंध पुलिस ज़ाहिर है सिंध हुकूमत के कंट्रोल में है, वफाक के तो कंट्रोल में है नहीं। तो इस पर तो मुराद अली शाह साहब को कल ही स्टेप डाउन कर देना चाहिए था कि मेरे सूबे में, हमारे सूबे में कोई दूसरा कैसे कंट्रोल कर सकता है, कैसे हमारी पुलिस को कोई चला सकता है, दबाव डाल सकता है। बहुत शुक्रिया। हम साफ तरीके से बात कर सकते हैं, लहजे का एग्रेसिव होना ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल आपने सवाल किया है, मैं उसको जवाब इस तरह दूंगी कि डिटेल्स सारे आपके पास हैं माशाल्लाह। 92 तो हर चीज़ पर गहरी नज़र रखता है। और चेयरमैन बिलावल साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, और अब इस चीज़ पे मज़ीद मैं क्या कहूँ, जबकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ने ख़ुद कांटेक्ट किया चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से, और चेयरमैन साहब ने
इस चीज़ को अप्रिशिएट किया है। बाकी पुलिस के हवाले से बिल्कुल, बाकी पुलिस के हवाले से ज़ाहिरी बात है, हम नहीं चाहते कि हमारी पुलिस जो है उसको उस तरीके से जो है ट्रीट किया जाना चाहिए था, या जिस तरीके से मामलात को हैंडल करने की एक अजीब सी कोशिश की गई है, उसको कोई भी ठीक नहीं समझता। और ये कि अब लोग ख़ुद भी देख रहे हैं, सब कुछ सामने है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस चेयरमैन बिलावल साहब की जो थी उसमें सवालात थे कई सारे, और उन्होंने अपनी नापसंदीदगी और इवन उन्होंने मजम्मत भी की। कल का जो वाक़या हुआ, ज़ाहिर बात है सिंध वाहिद सूबा है जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत मैंडेट मिला हुआ है, और जहाँ अगर हमारे मेहमान या किसी के साथ भी कोई भी मसला होता है, नेचुरली हम समझते हैं कि उसको एक लॉ है, एक आपके पुलिस से आपकी, तो उसको पुलिस पर कोई इस तरह से कोई प्रेशर डाले तो पुलिस भी नहीं पसंद करती। पुलिस में आज हमने देखा है काफ़ी रिजेंटमेंट हमने महसूस की है, और कई सारे पुलिस ऑफिसर्स हमारे जो है वो खुश नहीं है इस सारी चीज़ से। और अब जो है हमें वो दौर भी याद है ससी पलेजो साहिबा, जब यहाँ पर इसी शहर में बोरी बंद लाशें मिला करती थी। MQM का जो दौर है वो अरूज पर था। एक दिन पंजाबी की लाश मिलती थी तो दूसरे दिन पख्तून की लाश मिलती थी, पश्तून की लाश मिलती थी। तब तो इन सिविलियंस ने, पुलिस ऑफिसर्स ने तब तो अपने कभी नहीं कहा कि हमारा जो है ना, हम यहाँ के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पा रहे हैं, हमारे होते हुए यहाँ पर जो है ना वो बोरीबंद लाशें मिल रही हैं, हम लोगों की जान माल की तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो हम तो डीमोरलाइज हो रहे हैं, हम कुछ कर नहीं पा रहे, हम इस्तीफ़े दे दें। कैप्टन सफ्दर की गिरफ्तारी पर क्या इतना गुस्सा, इतने डीमोरलाइज हो गया पूरा पुलिस डिपार्टमेंट के वो छुट्टी पर ही जाना चाहते हैं? मैं अब तो मैं नहीं पढ़ूंगी। एक चीज़ ठीक नहीं हुई है, इसको ठीक करना जो है चाहिए, जिसकी भी जो भी जिम्मेदारी है। अगर हर इदारा, हर बंदा अपने डोमेन में रहकर जो भी उसके एक आईनी या उसके रूल्स के मूजिब या जो प्रोविजंस हैं उसके सर्विस के, उसमें रहकर कोई काम करेगा तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। पुलिस में काफ़ी बेहतरी आई है। पुलिस को बिल्कुल आपकी बात सही है कि जब दहशतगर्दी उरूज पे थी तो उसके बाद भी जो ऑपरेशन हुआ उसमें भी हमारी पुलिस में काफ़ी सारे अजीब से लोगों को भी भर्ती किया गया, और उसको भी हमने ठीक करने की कोशिश की है। आप देखें कि अभी स्टॉक एक्सचेंज पर इतना ख़तरनाक जो है हमला करने की कोशिश की गई, उसमें हमारे यही सिंध पुलिस थी और उसके नौजवान थे, उन्होंने आगे बढ़कर उसको नाकाम बनाया। और वफाकी हुकूमत ने तो नहीं, लेकिन सिंध हुकूमत ने सराहा भी और उनको अवार्ड्स वगैरह भी दिए। और हम जो पुलिस ऑफिसर जो भी ये, क्योंकि ये सारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज जिसमें हमारे अफवाज से लेकर हमारी पुलिस फोर्स तक जो भी अपने उसमें रहकर अच्छा काम करते हैं, हम उसको सराहते हैं। और ख़ासकर दहशतगर्दी की जंग में हमारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज ने बहुत कुछ झेला है। अब कोई शक नहीं, काफी ऊपर नीचे हुई, उसको ठीक करने की जहाँ जहाँ जरूरत पेश आएगी इसको ठीक करना चाहिए। जो इन्वेस्टिगेट करने के लिए सिंध हुकूमत ने अपने ताईं जो वज़रा पर मुश्तमिल इन्वेस्टिगेटिव एक टीम बनाई है, कमेटी बनाई है, नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले तो विफाक को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वो कह रहे हैं, आज वज़ीर आला ने भी कहा कि मज़मूम मकासद के लिए जो है ना PTI ने, हुकूमत ने जो साजिश की, विफाक की इमां पर ये जो भी हुआ गया विफाक के इमां पर हुआ। तो बात यह है कि जब अपने वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी बनाई जाएगी, वो तो ऑलरेडी आप लोगों को एक पॉइंट ऑफ व्यू आ गया ना कि विफाक ने कराया, PTI ने करवाया, आपने किसी मकसद के लिए करवाया, साजिश करवाई, तो कैसे ये वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी जो है ये गैर जानिबदार होकर इन्वेस्टिगेट करेगी सारे मामले को? कैसे? बहुत सारी चीज़ें ऐसी सूबे में हुई हैं जहाँ हम समझते हैं कि इसको तरीके से एक प्रॉपर वे में एक डायरेक्शन देकर उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो
वज़रा की टीम्स भी बनते हुए हमने देखी हैं, और जब लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के हवाले से पुलिस पर मबनी कोई चीज़ होती है उस पर भी हम तहकीकात काबीना या सीएम साहब अपना जो इख्तियार इस्तेमाल करते हैं। मेरा सवाल ये कि अभी तो इन्वेस्टिगेशन होने से पहले ही सिंध हुकूमत इल्ज़ाम लगा रही है ना कि जो भी किया वफाक ने किया है, तो ऐसी सूरत में जब आप लोगों का एक पॉइंट ऑफ व्यू वाजे है, इल्ज़ाम खुलेआम जो है ना वो लग रहा है कल से कि जो भी हो रहा है वफाक ने करवाया है, तो कैसे यही वुज़रा फिर गैर जानिबदार होकर पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करेंगे? एक सोच तो डेवलप कर दी ना आप लोगों ने, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया ऑलरेडी। नहीं, हमारे लिए भी तो एक बड़ा लाइन मसला है एक कि आप आईजी के हवाले से इतनी सारी चीज़ें आ गई और एक बहरान सी कैफियत आ गई थी, उंगलियां एक दूसरे पे उठ रही थी, और एक तरफ जो खुरम शेर क्या नाम है उनका, जमात साहब, वो कह रहे हैं कि 9 घंटे, हाँ खुरम शेर जमा साहब, वो 2 घंटे में बैठा था थाने में, तब जाकर FIR हुई है। वहाँ हलीम आदिल शेख साहब और उनकी पूरी फैमिली, वो जो बंदा था, जो मुझे तो हैरत है कि वो उस वक्त मज़ार पे क्या कर रहा था, वो भी लेकर पर्चा लेकर पहुंचा हुआ था। तो वो तो कह रहे हैं कि ये क्रेडिट उनको मिलना चाहिए ना, तो PTI की तो शमूलियत उसमें है, उसमें आप कैसे, या हम और आप कह सकते हैं कि वो नहीं है किसी चीज़ में। और आप लोगों पर पता है कल से ये भी तनकीद हो रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद डबल गेम कर रही है, नवाज शरीफ के बयाने से अपने आप को आप लोग डिस्टेंस भी करना चाहते हैं। मैं बता रही हूँ जो तनकीद हो रही है, आप लोग डिस्टेंस भी करना चाहते हैं, PDM के इत्तेहाद में कुछ बार्गेनिंग पोजीशन के लिए रहना भी चाहते हैं, और जो है ना जो कुछ हुआ है शायद सिंध हुकूमत के इमाम पर हुआ है, ये तनकीद हो रही है आप लोगों पर। भाई कौन सी तनकीद नहीं हो रही है, मुझे आप सिर्फ ये बता दें, आप मीडिया के लोग, अब आपके आंख और कान आवाम के भी बनते हैं और हमें भी कवर करते हैं, सियासत को भी आप गहरी नज़र से देखते हैं। खैर, सवाल पूछना आपका हक बनता है। देखें, PDM का जलसा जो है ये दूसरा था, और सिंध में ये पहला था, और ज़बरदस्त रहा, बड़ा कामयाब था। अब जलने वाले अब कहीं तो फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे ना, उनका कुछ तो डुगडुगी हाथ में आनी चाहिए ना, तो उनको ये डुगडुगी किस तरह वो पैदा करते, एक चीज़ को उन्होंने इस तरीके से, और उन्होंने ये बड़ी चालाकी से कोशिश की कि एक तो इत्तेहाद पर डेंट पड़े, अच्छा, और ये लोग अलग हो जाए। बिल्कुल, हम ये चीज़ें देखते हुए बड़े हुए हैं, हमें ये चीज़ें नहीं दिखते में आती क्या। ये तहरीक एक और एक पीसफुल जदोजहद है, उससे ये घबरा गए, इनको दीवार पे लिखा हुआ PTI को नजर आ रहा है कि इनको घर जाना पड़ेगा। अब उस हवाले से उनको जो भी पैंतरेबाजियां, जो भी साजिशी टोला जो है, जो उन्होंने कभी कुर्बानी नहीं दी, कभी कोई जदोजहद का हिस्सा नहीं बने, वो अचानक आ गए, वो तर्जमानों की एक टीम बैठी है, उनको तो कुछ ना कुछ तो काम चाहिए ना, डायरेक्शन भले हो ना। लेकिन एक और कॉन्ट्रडिक्शन है ना, कल जब गिरफ्तारी करती है ना पुलिस, ट्वीट करती है कि गिरफ्तारी हुई है, ये कानून के मुताबिक हुई है, थोड़ी देर के बाद उस ट्वीट को डिलीट कर दिया जाता है। एक तरफ कहते हैं कि जो हुआ है कानून के मुताबिक हुआ है, आप लोगों के वज़रा ने भी कहा है कि मुनासिब नामुनासिब था रवैया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, कानून के मुताबिक कार्रवाई हुई है, पुलिस ने कहा। दूसरी तरफ आज कह दिया मोरल डाउन है, हमें रेडिकुल किया गया। ये समझ नहीं आई इस कॉन्ट्रडिक्शन की। मीडिया को क्यों एक ट्वीट पर इतना हो रहा है? जो कार्रवाई हुई है, जिस तरीके से हमारी एक मेहमान थी मुस्लिम नून की, वो बिल्कुल रहनुमा है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा, और रात के अंधेरे में, यानी सुबह फजर का टाइम था, जिस तरीके से एक तरह से दावा बोलने की कोशिश की गई, उस पर जो है वो अगर गलत बात थी, ट्वीट गलत उनको लगा या ठीक लगा, उनका वो पूरा हक बनता है। बात ये कि इस वक्त पुलिस में क्या सोच विचार जहन में चल रहा होगा, एक पूरी फोर्स है जनाब, और वो हर दहशतगर्दी और हर चीज़ से जो है लोगों को उनको प्रोटेक्ट करना उनका काम है, और उसमें इस वक्त जो है बड़ी रिजेंटमेंट है, बड़ी हलचल है, बेचैनी है, उसको ठीक करना हमारा सीएम साहब का, गवर्नमेंट का, उसमें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से हम चाहते हैं तहकीकात भी हो, और मैं खुद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब के जो यस्टर को अच्छा समझती हूँ, जो उन्होंने फोन किया है बिलावल साहब को। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर ससी पलीजो साहब हमारे साथ ही। मुझे प्रोग्राम में नाज़रीन ब्रेक लेनी, वापस आते हैं वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइद साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल वड़ाइद साहब। सुहेल वड़ाइद साहब, एक बड़ा कह लें बहरान पैदा हो गया है, मामलात रियासती इदारों तक पहुँच गए हैं। बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आर्मी चीफ से मुतालबा किया कि जो कराची में हुआ, IG सिंध को जो उन पर दबाव डाला गया, उन्हें घर से ले जाया गया, कहते हैं पता नहीं उन्हें कहाँ ले जाया गया। आर्मी चीफ साहब ने भी इस पर नोटिस ले लिया। इवन उनकी बिलावल भुट्टो से भी टेलीफोन पर बात हुई है। अब IG सिंध छुट्टी पर चले गए हैं, उनके जो दूसरे अफसरान हैं एडिशनल IG सिंध, दर्जनों अफसरान छुट्टी पर चले गए। ये सुहेल वड़ाइद साहब क्या हो रहा है? सियासत हमारी किस तरफ जा रही है? ये देखें, मैं शुरू से ये कहता था कि जब नॉर्मल हालात होते हैं उसमें कोई वाक़या हो जाए तो उसकी तरफ उसको काबू भी पाया जा सकता है, उसको हैंडल भी किया जा सकता है। लेकिन जब वाक़यात अब नॉर्मल होने शुरू हो जाए तो उसमें फिर छोटा सा वाक़या भी बहुत बड़ा वाक़या बन जाता है, घड़मस हो जाती है। तो ये हम घड़मस के इस वक्त बीच में आ गए हैं। इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल बहरान, या गवर्नर मुस्तफ़ा खर के ज़माने में एक दफ़ा पुलिस ने हड़ताल की थी, या फिर इतने सालों के बाद, ये 40 सालों के बाद तकरीबन यूँ समझे कि ये वाक़या हुआ है। और बड़ा अफसोसनाक है कि रियासत के दो अदारे, एक तरफ पुलिस है एक तरफ फौज है, तो इनका आपस में इस तरह स्टैंड स्टिल होना और एक दूसरे के मद्दे मुकाबल आ जाना, और पुलिस वालों का ये कहना कि हमारी बड़ी तजलील हुई है और उस पर वो सारे छुट्टी ले लें, मेरा ख्याल है कि इससे बड़ा वाक़या हालिया तारीख में तो कोई नहीं हुआ। लेकिन मैं भी आपसे यही दोबारा सवाल पूछना चाहती हूँ। इससे पहले मैंने ससी पलीजो साहिबा से भी ये सवाल पूछा कि पुलिस तब कहाँ थी जब यहाँ पर बोरी बंद लाशें मिलती थी, रोज़ लोग मरते थे यहाँ पर, यहाँ भत्ते लिए जाते थे, भत्ता ना देने पर लोगों को मारा जाता था। तब इस पुलिस का ज़मीर कहाँ था? तब पुलिस डिमोरलाइज नहीं होती थी कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, हम लोगों के जान माल तहफ़्फ़ुज़ को जो है ना वो यकीनी नहीं बना सके, हम नाकाम हैं, हम इस्तीफ़े दे दें? तब तो ऐसा किसी ने नहीं किया। एक कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी पर आपका इतना रिएक्शन, ये जस्टिफाई है? देखिए उस वक़्त भी मैं और आप तो हिफाजत के लिए कराची की नहीं जाते थे। उस वक़्त भी सबसे ज़्यादा जानें पुलिस ने ही कुर्बान की। 100 से ज़ायद SHOs जो थे उनको कत्ल किया गया ऑपरेशन के बाद मुख्तलिफ दहशत गर्दों ने। इसी तरह जो दहशत गर्दी की जितनी वारदातें हुई उसमें भी पुलिस वाले ही वो बात बिल्कुल ठीक है, ये ना कहें कि उनका इख्लाकियात पर इस्तीफे किसने दिए, उनका किरदार नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, कुर्बानियों से तो कोई इनकार कर ही नहीं रहा। जी नहीं, इख्लाकियात तो तब आती है कि जब आपका बस ना चले। सवाल यह है कि ये पहला वाक़या है कि जिसमें उनका बस नहीं चला। हमेशा जब बस नहीं चलता तब इख्लाकियात को आवाज़ दी जाती है। तो क्या विफाक इस्तेमाल कर गया सिंध हुकूमत को, और इतने जो वज़ीर आला सिंध लाइल रहे उन्हें पता ही नहीं चला कि IG के साथ क्या हो रहा है और पुलिस के साथ क्या हो रहा है, कौन दबाव डाल रहा है? इस पर तो स्टेप डाउन कर जाना चाहिए था। उन्होंने तो ओपन कर दिया ना शाजिया। जी देखिए, उन्होंने यही तो कहा है कि अगर ये होना है तो हमें हुकूमत नहीं चाहिए। आपने शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी बिलावल भुट्टो की। उन्होंने यही तो कहा कि रेड लाइन क्रॉस हो गई है। और रेड लाइन क्रॉस होने के बाद, यानी अगर आप एक सर्विंग IG पुलिस जो है उसको घर से अगवा कर ले एक और फोर्स का बंदा, तो रेड लाइन तो अबूर हो गई। ये तो ऐसे ही है कि कल किसी चीफ सेक्रेटरी को गिरफ्तार कर ले या किसी और अफसर को गिरफ्तार कर ले पुलिस, तो हर एक अदारे का एक प्रेस्टीज होती है, ये तो हर एक का इल्जाम ही है ना सुहेल वड़ाइद साहब, ये तो भी सिर्फ एक इल्जाम ही है ना। जाहिर है इसको इन्वेस्टिगेट होना तो बाकी है ना। आपको नहीं लगता कि IG जो होता है ये विफाक का एम्प्लॉय होता है? आपका ख्याल है शाजिया, आपका ख्याल है कि ये इल्जाम है कि इल्जाम के ऊपर ही सारे लोग छुट्टी पे चले गए हैं? सवाल है, मैं तो पूछ रही हूँ अभी। फिर अच्छा, अगर सब कुछ इतना खुल गया तो फिर इन्वेस्टिगेशन क्यों हो रही है? अगर सब कुछ इतना वाज़ेह है तो फिर क्यों कमेटियां बना रहे हैं? मुझे ये बताएं कि अगर सिर्फ इल्जाम है, अगर सिर्फ इल्जाम है तो सारे छुट्टी, फिर बहरान किस बात का? फिर इल्जाम का, फिर सारे लोग छुट्टी क्यों पे चले गए हैं? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने फोन क्यों किया है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इंक्वायरी का हुक्म क्यों दिया है? तो फिर मेरा तो हुआ है ना, मेरा भी फिर ये सवाल, फिर अगर सब कुछ इतना वाज़ेह है तो फिर सिंध हुकूमत को कमेटी बनाने की क्या जरूरत है? फिर किस चीज की इन्वेस्टिगेशन करवानी है आपने?
तो आपका क्या ख्याल है कि क्या रेड करके रेंजर्स को पकड़ लिया जाए? जाहिर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जवाबन हमला कर दिया जाए, भाई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी, इंक्वायरी होगी, कमेटी बनेगी, फिर उसके जो भी उसमें ठहरेगा। वज़रा पर मुश्तमिल आप कमेटी बना रहे हैं? नहीं, 2 तरह की कमेटियां बनेंगी। देखें, एक कमेटी तो बनेगी ना सिविलियन, एक जाहिर है जो इम्पोर्टेंट है वो तो फौजी कमेटी होगी, तो जो ये फैसला करेगी कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। अच्छा, पुलिस मान लिया, पुलिस डिमोरलाइज हुई, रिडिक्यूल हुई, लेकिन पुलिस का रवैया जस्टिफाई था, पुलिस का रवैया दुरुस्त था। कमरे को, दरवाजे को तोड़कर आप अंदर जा रहे हैं, आपने इंतजार भी नहीं किया कि ज़ाहिर उन्होंने वापस भी जाना है, यहाँ से बाहर भी निकलना है, वो रवैया दुरुस्त था पुलिस का? देखिए शाजिया, पहले तो आप अपने जहन में ये क्लियर करें कि आप पुलिस किसको कह रही हैं और किसके साथ आप साथ दे रही हैं। नहीं, मैंने फुटेज में पुलिस को देखा कह रही है कि हाँ, नहीं सुन ले ना, गुजारिश सुन ले। सिंध पुलिस कह रही है कि हमने अंडर ड्यूरेस ये काम किया है, ठीक है, और उसी पे तो उन्हें एहतजाज है जिसका आप उन्हें इल्ज़ाम लगा रही हैं। इसी पे तो उन्होंने छुट्टियां ली हैं कि भाई हमसे वो काम करवाया गया है जो हम नहीं करना चाहते थे और हमें मजबूर किया गया है। तो अब जब एक बंदा ये कहता है कि मुझे मजबूर करके ये काम करवाया गया है, तो उसकी तो उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जा सकती। तो जो सिंध हुकूमत दूसरी तरफ विफाक पे भी इल्ज़ाम लगा रही है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या विफाक ने कोई साजिश की है? जो उन्होंने दर्ज करवाया है, पीटीआई के शख्स हैं जिनके नाम से मुकदमा दर्ज हुआ है, और पहले फेडरल मिनिस्टर ने कोशिश की, शफकत महमूद साहब ने पर्चा दर्ज कराने की, तो पीटीआई कहीं ना कहीं इन्वॉल्व तो है। तो इसका मतलब लाहौर शादरा में जो पर्चा दर्ज हुआ था उसमें भी पीटीआई इन्वॉल्व है। आजकल जितने भी पर्चे दर्ज हो रहे हैं, FIRs कट रही है, उनके पीछे पीटीआई क्यों निकलती है सुहेल वड़ाइच साहब? ये तो पीटीआई से पूछना चाहिए, मेरा ख्याल है वो ऐसे हैं तो नहीं, पता नहीं क्यों ऐसे हो गए हैं। सही है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सीमावी तज्जिया का। सुहेल वड़ाइच साहब मेरे साथ थे। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, मुल्क में महंगाई का जिन बेकाबू है और हुकूमत के महंगाई को कंट्रोल करने के सब दावे बेअसर नजर आ रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान अब तक महंगाई पर 11 नोटिस ले चुके हैं और वो जब भी नोटिस लेते हैं महंगाई कम होने की बजाय बढ़ जाती है और महंगाई कम करने के लिए तमाम तर हुकूमती इक़दाम के अमली तौर पर कोई नताइज सामने नहीं आते हैं। आज एक मरतबा फिर वफाकी काबीना के इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल, अपोजिशन के जलसे जुलूसों समेत महंगाई पर बहस हुई और वज़रा ने महंगाई को कंट्रोल करने और अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में कमी की हतमी मुद्दत का मुतालबा किया और वफाकी वज़ीर बराए फूड सिक्योरिटी ने ये कहा कि वो टाइमलाइन दें ताकि आवाम को आगाह किया जा सके, उन्हें बताया जा सके कि कब तक महंगाई पर काबू पा लिया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ भी महंगाई के हवाले से एक इजलास हुआ जिसमें महंगाई को ख़त्म करने के लिए पंजाब में रवा माह 350 सहूलत बाज़ार लगाने का फ़ैसला किया गया। इन बाज़ारों में 20 किलो आटे का थैला 845 रुपये, जबकि चीनी जो है फ़ी किलो 85 रुपये में दस्तयाब होगी। जबकि हकीकत ये है कि खुले आटे के हुसूल के लिए आवाम की जो ख्वारी है ये बदस्तूर जारी है। दूसरी तरफ चंद रोज़ पहले जारी होने वाली वफाकी इदारियाती शुमारियात की रिपोर्ट में कहा गया है कि गुज़श्ता हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह 4.5% बढ़ी और एक हफ्ते में 25 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। 9 की कीमतें कम हुई, 17 अशिया की कीमतों में जो है ना वो इस्तेहकाम रहा। वज़ीर-ए-आज़म महंगाई की असल वजह ज़ख़ीरा अंदोज़ी को करार देते हैं और उन्होंने महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी को कंट्रोल करने के लिए टाइगर फोर्स को भी मैदान में उतारने का फ़ैसला किया है। जबकि अशिया की कीमतों को काबू में रखने के लिए हुकूमती मशीनरी और इदारे पहले से मौजूद हैं। सवाल यह है कि क्या ऐसे इक़दाम से महंगाई पर काबू पाया जा सकता है? जब बिजली और गैस की कीमतों में आए रोज़ इजाफा खुद हुकूमत करती हो, जब पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा होगा तो लाजमी बात है कि जो बाकी चीज़ें हैं
रोज़मर्रा की जो बुनियादी ज़रूरत की अशिया हैं उनमें ऑटोमेटिकली इजाफा होगा। इसके अलावा चीनी और गंदम पहले ये कहकर बरामद की गई कि मुल्क की ज़रूरत से ज़्यादा है, और अब चीनी और गंदम को दरामद किया जा रहा है कि मुल्क में किल्लत हो गई है। आखिर ये सब क्या है? अब वो कौन लोग हैं जो पहले अशियाई ज़रूरियात को बरामद करवाते हैं ये कह के जो स्टॉक है ये ज़रूरत से ज़्यादा है, और फिर वज़ीर आज़म को वही लोग इन अशिया की किल्लत का बताकर दरामद करने की इजाज़त भी ले लेते हैं? क्या वज़ीर आज़म ने इन माफियाज़ के ख़िलाफ़ कोई नोटिस लिया है? अद्वियात की कीमतों में कई 100 गुना इजाफा करने का फ़ायदा किन किन को हो रहा है? सवाल ये है कि क्या हर मुश्किल और महंगाई भुगतने के लिए सिर्फ अवाम ही रह गए हैं, और ये सब इन आम लोगों के साथ हो रहा है जिनकी 65% तादाद पहले ही ख़त गुर्बत से नीचे की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। हालिया महंगाई में सफ़ेद पोश तबके के लिए भी ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया, और जो लोग किराए के मकानों में रहते हैं इनका हाल और भी ज़्यादा अबतर है। वो मकान का किराया दें या फिर बिजली गैस के बिल अदा करें, बच्चों का खाना पूरा करें, फिर घर में कोई बीमार हो तो उसके लिए दवाएं खरीदें, बच्चों के स्कूलों की फ़ीसें दें या दीगर अखराजात पूरे करें, या फिर वो 2 वक्त की रोटी खाएं। ये सब वो सवालात हैं जिनका जवाब जो है ज़ाहिर है इस वक्त किसी हुकूमती नुमाइंदे के पास, किसी वज़ीर के पास, किसी मुशीर के पास नहीं है। अब सिर्फ ये ऐलान करके कि आइंदा दिनों में महंगाई का मसला हल हो जाएगा, यकीनन इससे जान नहीं छुड़ाई जा सकती है। आवाम को रिलीफ चाहिए, आवाम को रिलीफ देना होगा। यही आवाम सवाल कर रहे हैं कि क्या नया पाकिस्तान बनाने वालों को हुकूमत में आए हुए जो 2 साल से ज़ायद अरसा हो गया है, कब बनेगा नया पाकिस्तान जिसमें महंगाई मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में आएगी, जिसमें गरीब और अमीर का जो है वो फ़र्क ख़त्म होगा? इस पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है माहिर मुआशियात डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, एक तरफ ऑपोजिशन सड़कों पर है, दूसरी तरफ आवाम को महंगाई का सामना है, बेरोज़गारी का सामना है। आप देखें गंदम, आटा, सब चीनी सब महंगा है। ना सिर्फ गंदम की कीमत बल्कि मजमूई तौर पर महंगाई की शरह खासी बुलंद है। अब गंदम की सपोर्ट प्राइस के हवाले से पहला सवाल जो मैं आपसे करना चाहती हूँ, ECC का जो इजलास हुआ उसमें कहा गया कि सपोर्ट प्राइस मुकर्रर करने के हवाले से बहुत से लोगों ने मुखालफत की, बहुत से लोगों ने कहा नहीं जी इसको करना चाहिए। जिन्होंने मुखालफत की उनका बयानिया ये था, उनका मौक़िफ़ ये था कि अगर आप सपोर्ट प्राइस को इवन 5% तक भी लेके जाएंगे तो महंगाई का एक नया तूफान खड़ा हो जाएगा। लेकिन जो हक में नज़र आए कि नहीं सपोर्ट प्राइस मिलनी चाहिए, जिसकी वजह यह है कि इससे जो किसान है वो भी जो काश्त जो है ना वो ज़्यादा करेगा, आपके यहाँ पैदावार भी ज़्यादा होगी। तो आपको क्या लगता है कि जिनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि सपोर्ट प्राइस को बढ़ाने से महंगाई का तूफान आएगा, वो दुरुस्त है डॉक्टर साहब? जी देखिए, हुकूमत मैं समझता हूँ कि एक बड़ी मुश्किल में पड़ गई है। एक तरफ किसान हैं जो कि दही इलाकों में रहते हैं, उनकी जो कॉस्ट ऑफ इनपुट है, चाहे वो खाद की कीमत हो, चाहे वो बिजली की कीमत हो, जो भी उनकी इनपुट्स जा रही हैं वो बढ़ गई हैं, उनके अखराजात बहुत बढ़ गए हैं। लेकिन अगर वहाँ पे सपोर्ट प्राइस बढ़ाई जाती है तो जैसे आपने कहा कि ऑपोजिशन ऑलरेडी सड़कों पे निकली है, फिर जो हमारे शहरी इलाके हैं उनमेन जो सारिफीन हैं उनको अगर महंगी गंदम मिलेगी, अभी पिछले कोई साल 1.5 साल में मैंने देखा कि तकरीबन आप समझिए कि 100% के करीब जो है वो गंदम की आटे की कीमत जो है वो बढ़ गई है। तकरीबन 36 रुपए 37 रुपए चला करती थी 1.5-2 साल पहले, अब वो 70-75 रुपए पे पहुंच गई है। तो हुकूमत में समझता हूँ बड़ी मुश्किल में पड़ गई है कि उसने किसान को खुश रखना है या उसने जो सार्फिन हैं जो ज्यादातर शहरी इलाकों में हैं उनके साथ क्या बर्ताव करना है। अगर किसान को खुश किया जाता है और सपोर्ट प्राइस बढ़ाई जाती है तो फिर जो शहरी इलाकों में सार्फिन है वो ऑलरेडी सड़कों पे निकले हुए हैं। मैं समझता हूँ कि हुकूमतें जो हैं वो तकरीरों के जोर के ऊपर नहीं गिरती हैं, वो जलसे जुलूसों के जोर के ऊपर नहीं गिरती हैं, लेकिन महंगाई वाला जो बयानिया है, महंगाई वाली जो हकीकत है वो बड़ा पावरफुल रोल प्ले कर सकती है। और इसके साथ अगर आप वो मिस गवर्नेंस जो है जो पंजाब में स्पेशली अगर उसको भी मिला लें तो ये ऑपोजिशन का एक बहुत ठोस किस्म का, बड़ा पावरफुल किस्म का, बड़ा लीथल किस्म का जो है वो कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो डॉक्टर साहब, ये जो सहूलत बाजार, बचत बाजार लगाने आप जा रहे हैं, ये टेम्परेरी अरेंजमेंट कब तक चलेगा? ये जो महंगाई का जो जिन है, जो जाहिर है जब तक आप किसी मसले की जड़ तक नहीं पहुंचते हैं वो मसला कभी हल नहीं होता है। तो ये टेम्परेरी अरेंजमेंट करने से कब तक आप, ये 2.5 साल और आप ऐसे चलाना चाहते हैं? सहूलत बाजार लगा दें, बचत बाजार लगा दें, टाइगर फोर्स को मैदान में उतार दें, ये काम ऐसे चलेगा 2.5 साल और?
देखिए, दो चीजें हैं, एक कहलाती है बीमारी और दूसरा है बीमारी की अलामात। ये जो आपने जिक्र किया कि हम सस्ते बाजार लगा देंगे, ये बीमारी की अलामात को दबाने की कोशिश हो रही है। बीमारी की हम बात करते हैं, आटे की महंगाई, चीनी की महंगाई, यहाँ पे बीमारी को दूर करने की मैं समझ रहा हूँ कि कोई कोशिश नहीं की जा रही, उसके रूट कॉजेज पे नहीं पहुंचा जा रहा। अब हमें सबको ये पता है कि 27 मिलियन टन की जो टारगेट था गंदम का, वो मीट नहीं हुआ। वो तकरीबन 6 या 7%, सिर्फ 6 या 7% कम गंदम पैदा हुई है, लेकिन जो कीमतें हैं वो 100% बढ़ गई हैं। तो आप सोचिए कि वो एक लॉजिकल कुछ नजर नहीं आता कि ये पॉलिसी मेकर्स कौन है डॉक्टर साहब? पहले आप कहते हैं जी, वजीर आजम साहब को पहले आप बताते हैं जी कि हमारे यहाँ स्टॉक है इसलिए आप इसको एक्सपोर्ट कर दें। जब अपने यहाँ बहरान देखते हैं फिर आप इजाज़त लेते हैं, नहीं 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 जी हमारे यहाँ तो वो स्टॉक ही नहीं, अब आप इसको इम्पोर्ट कर लें। ये कौन लोग हैं पॉलिसी मेकर जिनको पता ही नहीं है स्टॉक कितना है, हमें कितनी इम्पोर्ट करनी है, कितनी हमें एक्सपोर्ट करनी है? ये कहाँ पॉलिसीज बन रही हैं सारी? देखिए, ऐसे लग रहा है कि जैसे जो बीमारी है, महंगाई की बीमारी, वो गरीबों की बीमारी है, बेरोजगारी की बीमारी जो गरीबों की बीमारी है, ये बीमारी रियली हुकूमती वज़रा की बीमारी नहीं है। और साथ ही साथ मैं ये भी कह दूं कि ये ऑपोजिशन वालों की भी बीमारी नहीं है। तो आप देख रही हैं कि हम मईशत को, जो 22 करोड़ पाकिस्तानी हैं, उनके ऊपर जो तकालीफ का बोझ है उसको कम करने की कोई बात नहीं कर रहा। ना ऑपोजिशन बात कर रही है और ना हुकूमती वज़रा बात कर रहे हैं। आप देखिए कि हुकूमती वज़रा टेलीविजन पे आते हैं, हमें बेशुमार डिफरेंट किस्म के चार्ट्स दिखा रहे हैं। पिछले 2 सालों से वो करप्शन के चार्ट दिखाए जा रहे हैं। मेरी दरख्वास्त ये होगी कि कुछ वज़रा टेलीविजन पे आके हमें वो ग्राफ्स भी दिखाएं कि बिजली की कीमत का क्या हुआ, आटे की कीमत का क्या हुआ, चीनी की कीमत का क्या हुआ, और कोई हिकमत अमली हमें बताएं कि उन कीमतों को नीचे कैसे लेके आएंगे। देखिए, गरीब आदमी के ऊपर इस वक्त जो बोझ है वो मेरी समझ से बाहर की बात है कि वो आटा कैसे खरीद सकता है, वो चीनी कैसे खरीद सकता है। टमाटर की कीमत 117% पिछले 1.5-2 सालों में बढ़ गई है। जब साथ ही साथ बढ़ रही है और उसके साथ ही साथ आप देखिए कि आमदन कम होती चली जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। तो ये 3 चीजें जो है ये इकट्ठी हो रही हैं, कीमतें बढ़ रही हैं, बेरोजगारी भी बढ़ रही है और साथ ही साथ आमदन कम। लेकिन ऐसे में नए शहर बसाना बहुत जरूरी है डॉक्टर साहब, महंगाई कंट्रोल कर लें। आप देखें ना, आप नए शहर बसाने जा रहे हैं, वहाँ पर कितना पैसा लगना है, कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? क्या आपके मुल्क के हालात हैं ऐसे कि लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें? इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है यहाँ पर? आप देखें, आप लोगों ने इन्वेस्टर को क्या अट्रैक्टिव पॉलिसी दी है जो पाकिस्तान में आकर इन्वेस्टर जो है ना वो आकर इन्वेस्ट करे। नए शहर आप बसाना चाहते हैं, इतना पैसा कहाँ से आएगा? कैसे? आप लोगों ने तो 1 करोड़ जो है ना नौकरियाँ देनी थी, 50 लाख घर बनाने थे, वो आप लोग टारगेट पीछे छोड़ के आप नए शहर बसाने चले हैं। क्या ये हुकूमत की पॉलिसियों में आप कह दें कंसेंसस कहीं नजर आ रहा है आपको? देखिए, बुनियादी नुक्ता यह है कि मईशत और सियासत का एक बड़ा गहरा ताल्लुक है। मईशत उस वक्त तक सीधी राह पे नहीं चलेगी जब तक सियासी मैदान के अंदर वो अदम इस्तेहकाम रहेगा। अब देखिए कि हमारी ऑपोजिशन और हुकूमती पार्टी जो है वो तो एक दूसरे के गले दबाने चले हैं। यानी कि वजीर आजम साहब कहते हैं कि ये गैंग ऑफ डेकॉइट्स है, ये चोर हैं, ये डाकू हैं। दूसरी तरफ से जो अपोजिशन वाले हैं वो ये कहते हैं कि ये सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। तो ये दोनों को एहतियात से काम करना पड़ेगा अगर वो 22 करोड़ पाकिस्तानियों का मफाद अपने जहन में रखते हैं। हुकूमती पार्टी को चोर, डाकू और ये करप्शन का इल्जाम जो है सारी की सारी अपोजिशन के ऊपर नहीं डालना चाहिए। और साथ ही साथ अपोजिशन का कहीं ये हक नहीं बनता कि वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को ये कह दे कि वो सिलेक्टेड गवर्नमेंट है। तो किसी न किसी किस्म की यहाँ पे रेकंसिलिएशन, कोई मुफाहमत की सियासत जब तक शुरू नहीं होगी, मईशत कहीं जाने वाली नहीं। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया माहिर मुआशिया डॉक्टर फारूक सलीम के साथ। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। प्रोग्राम के लिए आप हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।